दोस्तों, क्या आपको पार्क में वॉक करना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आप जानते हैं एक ऐसा पार्क है जहाँ पे अगर आप वॉक करने जाएंगे तो आपको सिर्फ आदिदास से ही स्नीकर पहनना पड़ेगा। अगर गलती से किसी दूसरे ब्रांड का स्नीकर आप पहन लेते हैं, पूमा और नाइक का बात मत ही पूछो, तो जानते हैं आपसे आपका स्नीकर छीन लिया जाएगा और उसी स्नीकर को पार्क के अंदर जो पेड़ होता है उसके ऊपर लटकाया जाएगा। है ना हॉरिबल एक्सपीरियंस? हाँ दोस्तों, तो आप तो ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पार्क है। हाँ जी, वो पार्क है आदिदास पार्क, जो 1980s में जो हमारा यूएस का बोस्टन सिटी में एग्जिस्ट करता था। दोस्तों, ये आदिदास पार्क का एक्सपीरियंस तो बहुत हॉरिबल है, उससे भी ज़्यादा हॉरिबल है आदिदास कंपनी का कहानी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लीगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार एपिसोड। दोस्तों, हमारी कहानी का शुरुआत होता है जर्मन का आर्च रिवर के पास अवस्थित एक सुंदर सा शहर हेर्ज़ोजेनर शहर से, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टोफ डैसलर नाम का एक आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे और क्रिस्टोफ ने वहाँ पे एक शू फैक्ट्री में काम करके अपना लिवलीहुड कलेक्ट करते थे। दोस्तों, क्रिस्टोफ डैसलर का एक सुंदर सा फैमिली था। उनके बड़े बच्चे थे रुडोल्फ डैसलर, बड़ा बेटा, जो कि साल 1898 में पैदा हुआ था, और छोटा बेटा एडोल्फ डैसलर, जो कि साल 1900 में पैदा हुआ था। हाँ जी, वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी तो रह रहे थे, लेकिन होता है ना, हर एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए कुछ सपना होता है, कुछ ड्रीम होता है। ठीक वैसे ही क्रिस्टोफ ने ये सोचा थे कि अपनी बड़ा बेटा रुडोल्फ बड़ा होकर एक पॉलिशमैन बनेंगे और एडोल्फ ने बड़ा होकर एक बेकिंग फैक्ट्री बनाएगा। लेकिन दोस्तों, डेस्टिनी हैज सम डिफरेंट प्लान। यस दोस्तों, एडोल्फ ने जो छोटा बेटा था उसका सपना था कि मैं बड़ा बनकर एक एथलीट बनूंगा। इसीलिए तो बचपन से ही वो तरह तरह का गेम में पार्टिसिपेट करने लगा। लेकिन एक एथलीट होने के कारण तो वो एक डिफिकल्टी फेस कर रहा था। एक्चुअली उसी टाइम में ना स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक शूज़ नहीं था। तब एडोल्फ ने सोचा क्यों ना मैं एक स्पेसिफिक शूज़ बनाऊँ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए, ताकि हमारा एथलीट का परफॉर्मेंस और बेटर हो पाएगा। दोस्तों, एडोल्फ ने अपनी सपना के ऊपर काम भी करना चाहता था, लेकिन उसी टाइम में ना एक कहानी में आया एक अलग सा ट्विस्ट। एक्चुअली दोस्तों, उसी टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 28 जुलाई 1914 में शुरुआत हुआ था, और जब वार शुरू हुआ तब एडोल्फ ने अपनी कंट्री यानी जर्मन के लिए लड़ने चले गए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। ये तो पूरी 4 साल लगा और फाइनली 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, जब वार ख़त्म हुआ तो एडोल्फ ने अपने घर वापस लौट कर आए। एडोल्फ ने जब घर लौटे तब ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था, ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो शुरुआत किए अपनी मम्मा का वॉशरूम से। हाँ जी, क्यों होता है ना कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक वैसे ही अपनी मम्मा का वॉशरूम से एडोल्फ डैसलर ने शू बनाने की काम शुरुआत की। और आप जानते हैं, इसी जर्नी में उनका साथ दिए कार्ल जेक नाम का एक एक्सपर्ट शू मेकर। हाँ दोस्तों, जब शुरुआत में ही उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप जानते हो क्या है? एक्चुअली तुरंत ही वार खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन का इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, और उसके वजह से उनको रॉ मटेरियल कलेक्ट करने में बहुत तकलीफ हो रहा था। इसके वजह से एडोल्फ ने तरह तरह का जगह ढूंढे और फाइनली जो वार एरिया होता है ना, जिस जगह में वार होता था, उसी जगह में जाकर आर्मी लोगों का हेलमेट और वाटर बैग, जो भी लेदर्स, वो कलेक्ट करने लगे और उसी चीज़ से ही अपना शू बनाने की काम शुरुआत किए। दोस्तों, वो इतनी मेहनत और लगन से काम किए तो उनका बिजनेस में सक्सेस मिलना ही मिलना था। तो इसके वजह से उनका बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो होने लगा। दोस्तों, अपना भाई का बिजनेस ग्रो होते हुए देख के रुडोल्फ ने फाइनली साल 1924 में अपने भाई के साथ शू मेकिंग बिजनेस में एंट्री किए। अब दोनों भाई मिलके एक कंपनी बनाए। आप जानते हैं वो कंपनी का नाम क्या रखे थे? वो था गेब्रूडर डैसलर शू फैब्रिक। हाँ दोस्तों, दोनों भाई मिलके बहुत मेहनत किए
जैसे कि एक तो एडोल्फ ने अपनी जो टेक्निकल उसका केयर करते थे और रुडोल्फ ने कैसे ही अपनी शूज का मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे हो पाएगा उसका केयर रुडोल्फ ने कर रहे थे। लेकिन उनके सामने और एक मुसीबत आया। वो क्या था वो मुसीबत? हाँ जी, उसी टाइम में हेड्रोजेनर टाउन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत इंटरप्शन हो रहा था। इसके वजह से दोनों भाई ने एक आइडिया निकाले। वो आइडिया ये था कि बाईसाइकिल में वो एक डायनामो फिट किए और उसको एक मिलिंग मशीन के साथ कनेक्ट किए और उसी से जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा था वो मैनुअली पावर ड्रॉ कर रहे थे और अपना शू मेकिंग का काम चालू रखे थे। इसे होता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों, साल 1928 में डैसलर शू को बहुत बड़ा ब्रेक मिला। आप जानते हैं साल 1928 में आर्मस्ट्रॉन्ग में यानी जो कैपिटल सिटी ऑफ नेदरलैंड में ओलंपिक्स हुआ था और उसी ओलंपिक्स में लिना राडके नाम का एक प्लेयर जो कि 1800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लाए थे और डैसलर शू को पहने थे। जब लीना ने गोल्ड मेडल जीते तब क्या, तब डैसलर शू ने पूरी वर्ल्ड में यानी पूरी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एकदम पॉपुलर हो गया। इसके वजह से तो डैसलर शू का प्रोडक्शन एकदम बढ़ गया और सेल्स भी बढ़ गया कि साल 1932 में जो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स हुआ था उसी में भी सारे प्लेयर डैसलर शू को ही प्रीफर कर रहे थे। दोस्तों, अब तक तो ये पता चल लगता है कि एडोल्फ डैसलर बहुत सही रास्ते से चल रहे थे, लेकिन पता है धीरे धीरे उनका इंटेंशन भी बहुत इल होने लगा और बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होने लगे। इसके वजह से तो वो साल 1933 में दोनों भाई ने नाजी पार्टी ज्वाइन किए। आप जानते हैं नाजी पार्टी क्या है? नाजी पार्टी का फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो कि साल 1920 से 1945 तक जर्मन में एग्जिस्ट कर रहा था और एडोल्फ हिटलर ने उस पार्टी को बनाए थे। आप जानते हैं वो वर्कर के लिए तो बना था, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने उसको यूज करके पावर में आए और दोनों भाई ने उनके हिटलर के साथ मिल गए क्योंकि उनको बिजनेस में ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके वजह से जो 1936 में जो ओलंपिक्स हुआ था ना, उसमें एडोल्फ हिटलर तो चाहते थे कि उनका नाजीज्म का थ्योरी वो प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ दोनों भाई अपना भी बिजनेस इंटेंशन भी फुलफिल करना चाहते थे। इसके वजह से एडोल्फ डैसलर ने जो 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था उसमें जो प्लेयर थे जेम्स ओन्स, उनको परसुएड किए डैसलर शू पहनने के लिए। और जब जेम्स ओन ने ओलंपिक्स 1930 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते तब डैसलर शू को बहुत बड़ा ब्रेक मिला कि हर ईयर डैसलर ब्रदर ने 2 लाख पेयर ऑफ शूज प्रोड्यूस करने लगे। बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से बूम कर रहा था, लेकिन अब आया कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट। आप जानते हैं वो ट्विस्ट कौन सा है? एक्चुअली 1 सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत हुआ और जैसे कि हम जानते हैं एडोल्फ हिटलर वो तो उनका मेन रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में और दोनों डैसलर ब्रदर हिटलर के साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा था, मतलब वो नाजी पार्टी के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो इसके वजह से रुडोल्फ को वार में जाना पड़ा और दूसरी तरफ एडोल्फ ने अपने बिजनेस को संभाले। लेकिन इसी वार के टाइम में ना रुडोल्फ ने बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बने। वो सारे सोल्जर को डैसलर शू यूज करने के लिए परसुएड किए क्योंकि उसी टाइम में डैसलर शू ऐसे शू था जो कि स्नो और मॉड के लिए बेटर ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा था सोल्जर को। तो वो बिजनेस डील तो रुडोल्फ ने सेट किए और एडोल्फ ने शू का प्रोवाइड किए। धीरे धीरे उनका बिजनेस वार के टाइम में भी बूम करने लगा। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं वार का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, तो धीरे धीरे रॉ मटेरियल का स्कार्सिटी होने लगा और एडोल्फ डैसलर ने इतना ग्रीडी हो गए, बहुत सारे वार क्राइम भी करने लगे। और आप जानते हैं वार प्रिजन होते हैं और जैसे लोग होते हैं उनको फोर्स लेबर की तरह अपनी जो फैक्ट्री में काम भी करवाते थे। दोस्तों, डैसलर ब्रदर ने साल 1943 तक शू प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन वार की वजह से धीरे धीरे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने लगा और वार तो बहुत सीवियर हो रहा था। इसके वजह से 1943 में डैसलर शू फैब्रिक को एंटी टैंक वीपन बनाना पड़ा। हाँ दोस्तों, और ये जंग तो 2 साल तक चला, लेकिन फाइनली जब 2 सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होता है
तब उसी टाइम में यूएस आर्मी ने योर शू फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने लगे। लेकिन उसी टाइम में एडोल्फ डैसलर का समझदार वाइफ उनको कन्विंस करने के लिए गए और वो ये बताए कि हमारी मोटो ये नहीं है कि वेपन बनाना, हम तो सिर्फ अपनी शू बना के बेचना चाहते थे। और वो लोग भी कन्विंस हो गए और धीरे धीरे वो खुद यूएस आर्मी ने एडोल्फ डैसलर का जो शू होता है ना उसका मेजर बायर बन गए। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का द एंड हुआ, तब दोनों भाइयों को भी बहुत तकलीफ सहना पड़ा क्योंकि उसी टाइम में दोनों डैसलर ब्रदर बहुत ज़्यादा वार क्राइम किए थे और इसके वजह से रुडोल्फ डैसलर को अरेस्ट कर दिया गया, बट ही गॉट रिलीज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ एडोल्फ डैसलर को कंपनी बनाने के लिए परमिशन भी नहीं मिला। दोनों भाइयों के बीच रिलेशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया। स्पेशली दोनों भाइयों की जो वाइफ होते हैं ना, वो दोनों एक घर में रहते थे, लेकिन वो वाइफ के बीच जो लड़ाई इतना बढ़ गया, साथ ही साथ दोनों भाई अपनी कंपनी में खुद का पावर चाहते थे, पोजीशन चाहते थे। कोल्ड वार धीरे धीरे हॉट वार में कन्वर्ट हुआ और फाइनली 1947 में डैसलर ब्रदर अलग हो गए। साथ ही साथ वो अब कंपनी का एसेट को खुद के बीच डिवाइड कर दिए कि तुरंत ही एडोल्फ डैसलर ने आर्क्स रिवर था उसका एक किनारे आदिदास नाम का एक कंपनी बनाए और उसके 2 साल बाद 18 अगस्त 1949 में रुडोल्फ डैसलर जो बड़ा भाई थे वो दूसरा एक कंपनी बनाए जिसका नाम दिए रूडा, जिसको हम नाम चेंज होकर जिसको हम जानते हैं पूमा के नाम से। दोस्तों, ये डिवीजन इतना तगड़ा हुआ कि नदी के एक किनारे एक भाई का एक कंपनी और दूसरे किनारे दूसरे भाई का दूसरे कंपनी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि नदी की दोनों तरफ से स्पोर्ट्स क्लब और बेकरी और शॉपिंग मॉल सब कुछ अलग हो गए। मतलब हेर्ज़ोगिनार टाउन एक कॉन्फ्लिक्ट टाउन बन गया। दोस्तों, दोनों ही कंपनी आदिदास और पुमा के बीच कंपटीशन तो हमेशा रहा, लेकिन एक टाइम में ऐसा आया जैसे कि दोनों कंपनी ने एक तरह का डिसीजन दिया। ये था साल 1970, जिसी टाइम में ब्राजील में ओलंपिक्स हो रहा था और उसी टाइम में ब्राजील में एक आदमी थे एडसन अर्नांडे, जो कि जिनका निकनेम पेले था। वो एक ब्राजील का प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। वो चाहते थे कि कंपनियां हमारी एथलीट को प्रमोट करे, उनको एंडोर्समेंट मिले, लेकिन दोनों कंपनियां सोचे क्यों हम अपना पैसा वेस्ट करेंगे। इसके वजह से दोनों आदिदास और पुमा इस ट्रीटी में साइन करने के लिए मना कर दिए और इसी ट्रीटी को द फेमस पेले पैक्ट बोला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिदास बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है। इसके वजह से साल 1952 में आदिदास ने कारू नाम का एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फायदा उठाया, क्योंकि उसी टाइम में ना कारू का जो फाइनेंशियल सिचुएशन वो बहुत ही खराब था। इसके वजह से आदिदास ने सिर्फ 2 बोतल व्हिस्की, जिसका दाम लगभग 1600 यूरो के आसपास था, वो देकर जो अपना वो 3 स्ट्रीप वाला लोगो उसको खरीद लिया। 1971 में आदिदास ने ट्री फॉयल लोगो बनाया, जिसको 1972 में वो लॉन्च किया। एडोल्फ डैसलर ने बाय हुक और क्रूक में अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे थे और धीरे धीरे अपनी बिजनेस को बढ़ा रहे थे, लेकिन फाइनली 6 सितंबर 1978 में एडोल्फ डैसलर का डेथ हो जाता है। तब अब सवाल आता है कौन संभालेगा कंपनी को। तो उसके वजह से उनकी जो वाइफ थे कैथे डैसलर, वो कंपनी को संभाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1984 में कैथे डैसलर का डेथ हो जाता है। फिर उनका जो बेटा थे हॉर्स्ट डैसलर, वो कंपनी का जिम्मेदारी लिए। दोस्तों, हॉर्स्ट डैसलर भी बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन निकले। ऐसे ही दोस्तों, हॉर्स्ट डैसलर तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकले, लेकिन एक होता है ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वैसे ही दोस्तों, साल 1987 में हॉर्स्ट डैसलर का डेथ हो गया कैंसर की वजह से। हाँ दोस्तों, कैंसर जिसका आज तक कोई आंसर नहीं मिला। दोस्तों, हॉर्स्ट डैसलर का डेथ के बाद आदिदास कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था। इसके वजह से धीरे धीरे कंपनी बैंकक्रप्ट होने लगा। फाइनली साल 1990 में बर्नार्ड टैपी नाम का एक फ्रेंच बिजनेसमैन आदिदास कंपनी को 1.6 बिलियन यूरो में एक्वायर किए और वो जो पैसा था क्रेडिट लियोनेस नाम का एक फ्रेंच कंपनी से लोन लिए थे।
दोस्तों, बर्नार्ड टैपी उसी टाइम का एक फ्रेंच बिजनेसमैन थे, एक अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी थे, और आप जानते हैं जो भी बैंकरप्ट कंपनी को उसको रेस्क्यू कर देते थे। लेकिन अब आदिदास के केस में उनका नियत थोड़ा सही नहीं रहा, क्योंकि वो कंपनी से जितना प्रॉफिट कमाने के लिए सोच रहे थे उतना प्रॉफिट कमा नहीं पाए। इसके वजह से तो क्रेडिट लियोनेस नाम का जो बैंक था वो उनका लोन अमाउंट भी रिफंड कर नहीं पाए। इसके वजह से क्रेडिट लियोनेस ने फाइनली आदिदास का ओनरशिप बर्नार्ड टैपी से छीन लिया, और फाइनली क्रेडिट लियोनेस ने लुइस ड्रेफस को आदिदास कंपनी को बेच दिया। मतलब जो फैमिली बिजनेस था वो एक पब्लिक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। लुइस ड्रेफस ने एक अच्छे बिजनेसमैन थे, क्योंकि जो आदिदास एक टाइम में बैंकरप्ट हो गया था उसको वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बना दिए। इसके वजह से तो साल 1997 में आदिदास ने सलोमन एजी को एक्वायर किया, और साथ ही साथ टेलर मेड गोल्फ कंपनी और मैक्स फ्लिक को भी एक्वायर किया। दोस्तों, ये सारे एक्विजिशन के बाद जो 2005 में आदिदास ने रीबॉक को एक्वायर किया, उसके वजह से आदिदास पूरी वर्ल्ड में जो सेकंड पोजीशन रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, यानी नाइक के बाद उसका पोजीशन सेकंड रहा। दोस्तों, लुइस ड्रेफस तो आदिदास को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिए, लेकिन आदिदास का जैसे हिस्ट्री है ना वो अनचेंज रहा। मतलब वो हमेशा अपनी वर्कर को एक्सप्लॉइट करने लगा। जैसे कि आदिदास चाइना, वियतनाम जैसे कंट्री में जो एम्प्लॉइज थे उनको बहुत ही कम सैलरी दे रहा था। जैसे बाकी दुनिया के वर्कर जहाँ पे 253 यूरो उनको मिल रहा था पर डे, आदिदास सिर्फ 86 यूरो उनको दे रहा था। साथ ही साथ उनका जो वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर रखा, और वो मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर रखा, और जो उनका मेंटल पीस तो एकदम नहीं था। साथ ही साथ फिजिकली भी वर्कर बहुत उनका फिजिकल डेटोरिएशन भी हो गया। इसके वजह से 2014 में 30,000 वर्कर जियांजी से आदिदास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। इसके वजह से धीरे धीरे आदिदास इंडोनेशिया में अपने जो वर्कर का वर्किंग एनवायरनमेंट उसको चेंज करने लगा। लेकिन फिर भी चाइना में कार्बन एमिशन, क्लाइमेट चेंज और उसका जो रिवर पोल्यूशन में आदिदास का मेन रोल रहा। हाँ दोस्तों, ये था आदिदास का बहुत ज्यादा डार्क हिस्ट्री। 2023 में एक अच्छा इंसान आदिदास का सीईओ बने। आप जानते हो कौन है? वो बिजोन ग्लूडेन है, जो अकेला एक सीईओ थे, जो कंपनी में आते आते उस कंपनी का हिस्ट्री को स्टडी किए। इसके वजह से तो वो जो अपना पर्सनल फोन नंबर है वो सबको दे दिए, ताकि कोई प्रॉब्लम होगा तो लोअर से लोअर ग्रेड का एम्प्लॉय भी उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएगा। हाँ दोस्तों, और इसके वजह से तो जनवरी 26, 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से आदिदास का नेटवर्थ $36.44 बिलियन तक पहुंचा। दोस्तों, ये तो था आदिदास का कहानी, लेकिन इस कहानी को खत्म करते करते हम क्या सीखे? मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैर के नीचे होते हैं। हाँ, मतलब टॉच द स्काई बट बियॉन्ड द ग्राउंड। दोस्तों, अगर आज का कहानी आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कर दीजिए, और इनसाइड लीगेसी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।